सालों से लगे इंटरनेशनल सैंक्शंस पूरी इकोनॉमी की बैकबोन तोड़ चुके हैं। 3 जनवरी के बाद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो टेंशन ओपनली दिखी वो बिल्कुल भी सडन नहीं थी। और यहीं से ये मैटर सिर्फ अमेरिका वर्सेस मदुरो नहीं रहता। साल 2002 में वही वेनेजुएला ने कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखा था। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो शायद ही कभी न्यूज में आई, लेकिन उसके पीछे की असली कहानी आपको किसी ने डिटेल में नहीं बताई। सोचिए जरा, अगर किसी देश में इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट बनती है, लेकिन एक सुपर पावर ये डिसाइड कर ले कि हमें ये गवर्नमेंट पसंद नहीं, तो क्या उस देश की सोवरेनिटी वाकई में कोई वैल्यू रखती है? 3 जनवरी के बाद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो टेंशन ओपनली दिखी वो बिल्कुल भी सडन नहीं थी। ये कोई वन डे इंसिडेंट नहीं था, बल्कि पिछले कई सालों से बन रही एक बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टोरी का हिस्सा था। अमेरिका का कहना है कि निकोलस मदुरो की गवर्नमेंट इलीगल और ऑथोरिटेरियन है, लेकिन एक बात जो अक्सर इग्नोर हो जाती है वो ये कि वेनेजुएला की क्राइसिस तब और ज्यादा डीप हो गए जब कंट्री ने अपनी ऑयल रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया और फॉरेन खासकर अमेरिकन कंपनीज का इन्फ्लुएंस कम होने लगा। आज वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लेकिन फिर भी वहाँ एक कॉमन लोग मेडिसिन, फूड और जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इस सिचुएशन के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करना पूरी सच्चाई नहीं, क्योंकि सालों से लगे इंटरनेशनल सैंक्शंस पूरी इकोनॉमी की बैकबोन तोड़ चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मेन स्ट्रीम न्यूज में कम सुनाई देती है वो ये कि पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला ने अमेरिका से डिस्टेंस बनाकर चाइना, रशिया और ईरान जैसे देशों के साथ अपने इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजी रिलेशंस स्ट्रॉन्ग कर लिए। ये सिर्फ ट्रेड या वेपन्स डील नहीं थी, बल्कि एक क्लियर सिग्नल था कि वेनेजुएला ने अब अमेरिका इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और यहीं से ये मैटर सिर्फ अमेरिका वर्सेस मदुरो नहीं रहता, ये एक ग्लोबल मैसेज बन जाता है उन सब कंट्रीज के लिए जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो करना चाहते हैं। 3 जनवरी के आसपास जो डेवलपमेंट हुई उन्होंने ये दिखा दिया कि अमेरिका अब सिर्फ स्टेटमेंट्स या सेक्शंस ताकि लिमिटेड नहीं रहना चाहता। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक एग्जांपल सिटिंग मूवमेंट भी हो सकता है, यानी ये दिखाना कि अगर कोई कंट्री यूएस स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट जाएगी तो कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। लेकिन इस पूरी पावर फाइट में एक सच हमेशा छुपा रह जाता है, सबसे ज्यादा नुकसान न लीडर को होता है, न पावरफुल कंट्रीज को, बल्कि कॉमन सिटीजन्स को होता है, जिनकी जिंदगी इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इंस्टेबिलिटी के बीच अटक जाती है। और असली सवाल ये नहीं कि मदुरो सही है या अमेरिका, असली सवाल ये है अगर आज वेनेजुएला तो कल को। अगर आपको लगता है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो कुछ 3 जनवरी को हुआ वो पहली बार हुआ, तो हिस्ट्री आपको सरप्राइज कर देगी। साल 2002 में वही वेनेजुएला ने कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखा था। उस वक्त वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे हुगो चावेज, जो ओपनली अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। चावेज ने ऑयल इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ाया, फॉरेन कंपनीज का रोल कम किया और ओपनली बोला कि वेनेजुएला अपनी पॉलिसीज खुद डिसाइड करे। अप्रैल 2002 में अचानक वेनेजुएला में मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गए। मीडिया में बताया गया कि कंट्री में चाओस है, गवर्नमेंट फेल हो चुकी है और डेमोक्रेसी डेंजर में। फिर क्या हुआ? सिर्फ 48 घंटों के अंदर हुगो चावेज को पावर से हटा दिया गया, टेम्परेरी गवर्नमेंट अनाउंस कर दी गई, जिसे अमेरिका ने ऑलमोस्ट तुरंत सपोर्ट भी कर दिया। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। वेनेजुएला की आर्मी का एक बड़ा हिस्सा इस कप में अगेंस्ट खड़ा हो गया और कॉमन पीपल रास्ते पर आ गए। रिजल्ट 48 घंटे के अंदर चावेज वापस पावर में आ गया। यानी 2002 में भी डेमोक्रेसी का वर्ल्ड यूज हुआ, लेकिन सेंटर में था ऑयल कंट्रोल और पावर बैलेंस। इसलिए जब हम 3 जनवरी की बात करते हैं तो उसे एक आइसोलेटेड इंसिडेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म पैटर्न का पार्ट था जिसका एक चैप्टर 2002 में लिखा जा चुका था। और जब हिस्ट्री रिपीट होती है तो सवाल ये नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, सवाल ये होता है कि अगली बार इसके साथ होगा। 3 जनवरी 2026 की रात अमेरिका ने वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व नाम के सैन्य ऑपरेशन के तहत राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी साइला फ्लोरेस को अपने आधार से पकड़ लिया। कैसे पकड़ा गया? अमेरिका विशेष बल डेल्टा फोर्स और अन्य यूनिट्स ने तेजी से और गोपनीय से हमला किया। वेनेजुएला की मिलिट्री डिफेंस और कुछ स्ट्रेटेजी टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक के बाद विशेष दल ने मदुरो के रेसिडेंस में छापा मारा। फिर मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पहले यूएसएस एलडब्ल्यूओ जिमा पर ले जाया गया। उनसे सीधा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उड़ान भरी गई।
गुप्त एयरवेज के जरिए यूएस पहुंचाया गया। वहां उन्हें फेडरल कस्टडी में रखा गया और उन्हें न्यूयॉर्क के मनहट्टन फेडरल कोर्ट में अपना पहला मुकदमा भरा। मदुरो ने खुद मुकदमे में कहा कि उन्हें किडनैप किया गया है और वही अब वेनेजुएला के सही राष्ट्रपति हैं। उनकी गिरफ्तारी को उन्होंने अवैध बताया। जो हुगो चावेज थे, उन्हें भी कभी किसी विदेशी देश ने किडनैप नहीं किया। 2002 में जो घटना हुई थी वह इंटरनेशनल फोर्स द्वारा नहीं बल्कि वेनेजुएला अपने ही देश के सैनिकों और विपक्षी नेताओं द्वारा एक शॉर्ट लिव कॉप के रूप में बुनी गई थी। उस समय चावेज को कुछ घंटों के लिए सैन्य अधिकारियों ने हिरासत में लिया और उनकी सरकार हटाने की कोशिश की, लेकिन जनता और सेना के लॉयल यूनिट्स के विरोध के कारण 24 घंटे के अंदर चावेज वापस सत्ता में लौट आए। यह हत्या विदेश द्वारा किडनैप नहीं था, यह एक असफल देश की भीतर संघर्ष था। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी ओपिनियन बताएं और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।